नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। अपन बात कर रहे थे बायो फर्टिलाइजर एंड बायो इंसेक्टिसाइड की, तो उसके अंदर अपने बायो 9th क्लास है वो हो गई थी, 9 क्लास है वो हो गई थी। और इन 9 क्लासों के अंदर अपन ने बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में सभी चीज़ें हैं वो पढ़ ली है। इसमें अपन ने बायो इंसेक्टिसाइड के सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं पढ़ ली, इनका भारतीय अंदर क्या फ्यूचर है वो भी पढ़ लिया, इनको प्रयोग करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इनके क्वालिटी कंट्रोल किस प्रकार से रखते हैं, उसके अलावा अपन ने किस प्रकार से इनका उपयोग करते हैं, कौन से कीटों का उपयोग करते हैं, इन सब के बारे में अपन ने बात की थी। आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं जो अपनी 10th क्लास है, आज का जो टॉपिक है वो अपना 10वां टॉपिक है। और इसके अंदर आज अपन बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बायो फर्टिलाइजर। जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, मृदा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने वाले बायो एजेंट होते हैं, उनके बारे में अपन ने आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। बायो फर्टिलाइजर इंट्रोडक्शन, स्टेटस एंड स्कोप। बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको जैव उर्वरक कहते हैं। जैव उर्वरक, इसका परिचय, इसकी स्थिति और इसके अपने क्षेत्र के बारे में है वो आज की क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। बायो फर्टिलाइजर प्राकृतिक उर्वरक होते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? प्राकृतिक उर्वरक होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, जिनमें जीवित सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक और शैवाल होते हैं। बायो फर्टिलाइजर प्राकृतिक उर्वरक होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, प्राकृतिक उर्वरक होते हैं। उर्वरक क्या होते हैं? वे रसायन जो मृदा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाते हैं, मृदा की जो उपजाऊपन को है उनको बढ़ाते हैं। भौतिक और रासायनिक जैविक जो गुणवत्ता होती है उनमें सुधार करते हुए उर्वरक कहलाते हैं। जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। जो क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर प्राकृतिक उर्वरक है जिसके अंदर जीवित सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल होते हैं और ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, पौधों की वृद्धि क्षमता को बढ़ाते हैं। ये सूक्ष्म जीव पौधों की जड़ों, राइजोस्फीयर या उसके अंदर बसते हैं। पौधों की जड़ों या राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर क्या होता है? पौधों के आज जड़ों का क्षेत्र होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? जो पौधे के जड़ क्षेत्र होता है उसको अपन राइजोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी पौधे का जड़ क्षेत्र, पौधे का जड़ क्षेत्र। और पौधे का जड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? पौधे का जड़ क्षेत्र होता है वो राइजोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर पौधे का जड़ क्षेत्र होता है वो राइजोस्फीयर कहलाता है। वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिर करने, फास्फेट को घुलनशील बनाने और जैविक पदार्थों को विघटित करने के द्वारा पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं ये वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का क्या करते हैं? नाइट्रोजन चक्र के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। पौधों के लिए जो नाइट्रोजन का अवशोषित रूप है अमोनियम NH4+ और नाइट्रेट, इस रूप में नाइट्रोजन को चेंज करते हैं। नाइट्रेट और अमोनियम आयन के रूप में नाइट्रोजन को परिवर्तित करते हैं। उसके अलावा फास्फेट होता है उसको घुलनशीलता बनाते हैं। फिर जैविक पदार्थों को विघटित करके पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। रासायनिक उर्वरकों की तुलना में बायो फर्टिलाइजर पर्यावरण अनुकूल, लागत प्रभावी और टिकाऊ होते हैं। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं जैसे यूरिया, DAP, MOP, ये हो गया, इनकी तुलना में बायो फर्टिलाइजर पर्यावरण के लिए क्या है? अनुकूल है। पर्यावरण होता है जो हमारा वातावरण है, इसके लिए बायो फर्टिलाइजर अनुकूल है। उसके अलावा ये लागत प्रभावी है और टिकाऊ भी होते हैं। इनका प्रभाव है मृदा में अधिक समय तक रहता है। फिर अपन बात करते हैं मुख्य रूप से बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं। की टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड। जो मुख्य प्रकार के बायो फर्टिलाइजर है वे कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला अपन देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। कौन से बायो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले? ऐसे कौन से जो बायो फर्टिलाइजर है, या जीवाणु बोल सकते हैं अपन, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन होती है जो NO2 में रूप में होती है या N2 रूप में होती है, उसको नाइट्रेट और अमोनियम के बदलने वाले कौन कौन से जीवाणु होते हैं? तो इसमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरेलियम होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बायो फर्टिलाइजर की बात करूं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बायो फर्टिलाइजर राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम होते हैं। कौन कौन से? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम, ये होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बायो फर्टिलाइजर होते हैं। फिर फास्फेट सैल्यूटेबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, यानी कि फास्फेट घुलनशील बनाने वाले बायो फर्टिलाइजर।
जो फास्फेट आयन होता है उसको घुलनशील बनाने वाले कौन कौन से हैं? तो इसमें स्यूडोमोनास, बेसिलस और एस्परजिलस है। कौन कौन से हैं? स्यूडोमोनास, बेसिलस और एस्परजिलस है जो फास्फेट घुलनशील होते हैं। फिर मैं माइकोराइजियल फंजाई की बात करूं तो माइकोराइजियल फंजाई में ग्लोमस प्रजाति। ग्लोमस क्या होता है? कवक होता है जो अपने बड़े उच्च कुल के पादप होते हैं, उन उच्च कुल के पादपों के साथ में, पादपों की जड़ों के साथ में वो संबंध बनाते हैं जिसको अपन माइकोराइजा बोलते हैं। तो माइकोराइजियल फंजल है वो है ग्लोमस। ये पाइनस, फर वगैरह जो उच्च कुल के पादप होते हैं उनकी जड़ों के साथ में सह संबंध बनाते हैं। फिर है कंपोस्ट इनोकुलेंट्स। कंपोस्ट इनोकुलेंट मतलब जो जैविक पदार्थों के विघटन को बढ़ावा देने वाले बायो फर्टिलाइजर। क्या? जैविक पदार्थों के विघटन को बढ़ावा देने वाले बायो फर्टिलाइजर जैसे नील हरित सेवाल, एनाबेना, नो स्टॉक, ये क्या होते हैं? जैविक पदार्थ होते हैं, उनके विघटन को बढ़ावा देने वाले बायो फर्टिलाइजर होते हैं। फिर मैं बात करूं करंट स्टेटस ऑफ बायो फर्टिलाइजर, यानी कि बायो फर्टिलाइजर की वर्तमान में क्या स्थिति है उसकी मैं बात करूं तो पहला है अपना एडोप्टेशन एंड यूजेज, अपनाना और उपयोग। भारत में बायो फर्टिलाइजर का उपयोग तेजी से बढ़ा है, विशेष रूप से जैविक खेती और टिकाऊ कृषि में। क्या? भारत के अंदर बायो फर्टिलाइजर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। किसके लिए? विशेष रूप से अपन बात करें तो जैविक खेती के लिए और टिकाऊ कृषि के लिए है बायो फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम करने और किसानों को जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास भी जारी है। जैसे इसमें सरकारी पहल की बात करूं तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA बायो फर्टिलाइजर और जैविक उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। अगला है परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या है परंपरागत कृषि विकास योजना? यह जैविक खेती को समर्थन करता है। जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है यह बायो फर्टिलाइजर और जैविक उत्पादों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, जबकि जो परंपरागत कृषि विकास योजना है यह जैविक खेती को बढ़ावा देता है। उसके अलावा मैं बात करूं उत्पादन और वितरण की बात करूं तो इसमें मार्केट ग्रोथ, बाजार की स्थिति। भारत में बायो फर्टिलाइजर के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजार में से एक है, जो सबसे तेजी से बढ़ रहे बाजार है उनमें से एक है बायो फर्टिलाइजर का मार्केट। बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप्स और सरकारी संस्थानों का उत्पादन और वितरण में योगदान है। फिर अगर इनकी चुनौतियों की बात करें, चैलेंजेस की बात करें कि बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग में कौन कौन से चैलेंज आते हैं। अगर मैं चुनौतियों की बात करूं तो इसमें चुनौती पहला आता है छोटे किसानों में सीमित जागरूकता। जो छोटे किसान होते हैं जिनके अंदर सीमित मात्रा में जमीन होती है उनके अंदर सीमित जागरूकता होती है। अगला है भंडारण, परिवहन और शेल्फ लाइफ से जुड़ी समस्याएं। बायो फर्टिलाइजर का भंडारण होता है वो कठिन होता है, उनका जो परिवहन होता है उनमें भी अपन को ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चा आता है, अधिक खर्चा आता है, इनका लागत होती है वो अधिक होती है। और फिर सेल्फ लाइफ की बात करें तो इनकी जो स्वयं की जीवन क्षमता है ये कम होती है। उच्च प्रभावी बायो फर्टिलाइजर विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है। जो उच्च प्रभावी बायो फर्टिलाइजर होते हैं इनको विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्य और विकास कार्यों की अपन को जरूरत है। फिर उनके मैं स्कोप की बात करूं, पहला है सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, कृषि में स्थिरता। बायो फर्टिलाइजर मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करके रासायनिक उर्वरक से होने वाले नुकसान को कम करते हैं। इनमें कृषि में किस प्रकार से स्थिरता आती है तो ये बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं? मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनसे होने वाले नुकसान को कम करते हैं। यह भारत में उत्पादकता बढ़ाने और संसाधन संरक्षण के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन क्षमता होती है उसको अपन उत्पादकता बोलते हैं, उसको बढ़ाने और कृषि संसाधनों का संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। अगला है ऑर्गेनिक फार्मिंग बूम, जैविक खेती में वृद्धि। उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादकता की बढ़ती मांग के कारण बायो फर्टिलाइजर और जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद में अगला है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, पर्यावरणीय लाभ। रासायनिक उर्वरक से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम होती है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि और विविधता में सुधार आता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करूं मैं, अगर आर्थिक अवसर की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में बायो फर्टिलाइजर उत्पादन इकाइयां स्थापित करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि इनपुट की बढ़ती मांग के कारण निर्यात क्षमता भी है वो बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करूं, प्रौद्योगिक नवाचार की बात करूं तो जैव प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म जीव अनुसंधान में प्रगति से विशेष फसलों और मिट्टी के लिए उच्च प्रभावी बायो फर्टिलाइजर का विकास हो रहा है। जैसे नैनो बायो फर्टिलाइजर एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी के रूप में उभर रही है।
फिर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी विकास हो गया। फिर है इंटीग्रेशन विथ क्लाइमेट्स स्मार्ट एग्रीकल्चर, जलवायु स्मार्ट कृषि में योगदान है बायो फर्टिलाइजर का। बायो फर्टिलाइजर जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव को कम करने में सहायक है। जो जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव है उसको कम करने के अंदर बायो फर्टिलाइजर विशेष रूप से सहायक है। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री और कंजर्वेशन कृषि जैसे तरीकों का समर्थन करता है बायो फर्टिलाइजर। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने बायो फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन, इसके स्कोप और इसके कौन कौन से प्रकार है उनके बारे में अपन ने बात की थी। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ाई आपको समझ में आ गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।